तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बाजरा की वैज्ञानिक तरीके से बुआई पर जानकारी। ऑयस्टर मशरूम की वैज्ञानिक विधि से खेती पर जानकारी। कद्दू वर्गीय फसलों की वैज्ञानिक तरीके से बुआई। बाजरा की खेती महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और आदि जिलों में बड़े पैमाने पर की जाती है, परंतु अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि बाजरा की उन्नतशील प्रजातियां सही बुआई विधि की जानकारी हो। तो किसान भाइयों, आइए चर्चा करते हैं बाजरा की उन्नत खेती के बारे में, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम बात आती है भूमि के चुनाव एवं तैयारी की। बाजरा के लिए बलुई दोमट भूमि जिसमें जल निकास अच्छा हो तथा जीवाश्म की कमी न हो उपयुक्त पाई गई है। चूंकि यह वर्षा आधारित फसल है, ऐसी स्थिति में गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करना अच्छा रहता है। इससे कीट व्याधियों एवं खरपतवारों के नियंत्रण में सहायता मिलती है। वर्षा होने पर या खेत में बतर आने पर देसी हल अथवा कल्टीवेटर चलाकर खेत को भुरभुरा बना लें। ध्यान रहे कि आखिरी जुताई से पूर्व सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट 10 टन खेत की तैयारी के समय ही डाल दें। इसके बाद खेत को पाटा चलाकर समतल कर लें। वातावरण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अच्छे बीज का चुनाव भी करना हो तो इस हेतु बीज की उत्तम किस्म प्रमाणित होना चाहिए। जहां तक संभव हो संकर व मुक्त परागण वाली किस्मों का ही चयन करें। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं बाजरे की उन्नतशील किस्मों के बारे में, जो कि इस प्रकार से हैं। PHB 25, यह जाति 85 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ है। WCC 75, यह बाजरा की कंपोजिट किस्म है। यह जाति लगभग 75 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसतन उपज लगभग 7.5 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त होती है। BK 560, इसकी पकने की अवधि 75 से 80 दिन होती है। इसकी औसतन पैदावार लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ है। विजय कंपोजिट, यह कंपोजिट जाति है। इसके पकने की अवधि 80 से 85 दिन होती है। इसकी औसत उपज लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ है। RHR 1, यह भी एक कंपोजिट जाति है। इसके पकने की अवधि 82 से 90 दिन है। इसकी औसतन उपज लगभग 7.5 से 9.5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। बाजरा की अन्य नई प्रस्तावित संकर जातियां इस प्रकार से हैं: पूजा 23, पूसा 415, पूसा 605, पूसा कंपोजिट 383,
MBH 136, VBH 49 एवं CMH 1423 है। किसान भाई इन किस्मों में से किसी एक किस्म का चुनाव कर खेती कर सकते हैं। किस्मों का चयन कर लेने के पश्चात असिंचित क्षेत्र हेतु बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सिंचित क्षेत्रों के लिए लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि बीज प्रमाणित नहीं है तो फसल को गोंदिया या चेपा रोग से बचाने हेतु बीज को नमक के 20% घोल में लगभग 5 मिनट तक डुबोकर हिलाएं। हल्के बीज व कचरे को निथार कर अलग फेंक दें तथा शेष बचे हुए अच्छे बीजों को साफ पानी में धोकर हवादार छाया वाले स्थान पर सुखाएं। बुआई से पूर्व बीज एवं भूमि जनित रोगों से बचाने हेतु प्रति किलोग्राम बीज को 3 ग्राम थायरम से अवश्य उपचारित कर लें। 3 ग्राम थायरम से उपचारित करने के बाद 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास 20 EC से भी अवश्य उपचारित करें। इसके बाद बीज को एजेटोबैक्टर नामक कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज बोने का समय एवं तरीका। वर्षा प्रारंभ होते ही जुलाई के दूसरे सप्ताह तक बोनी कर देनी चाहिए। बाजरा में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बीज को हमेशा 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। अच्छा उत्पादन प्राप्त करने हेतु बाजरे के 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 1,75,000 पौधे होना चाहिए। अंतः सस्य बर्तन अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में बाजरे के साथ दलहनी फसलें बोना लाभकारी है। अंतरा सस्य बर्तन हेतु बाजरे की 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 जुड़वा कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ग्वार की एक कतार बोई जा सकती है। अर्धसिंचित व वर्षा आधारित संकर किस्मों एवं मुक्त परागत किस्मों के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा 60 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटास की मात्रा अनुशंसित की गई है, जिसमें नत्रजन की आधी व स्फुर व पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पूर्व खेत में डाल दें। शेष बची आधी नत्रजन को 30 दिनों के बाद देते हैं। अब चर्चा करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। बाजरा की फसल जब लगभग 15 दिन की हो जाए एवं वर्षा हो रही हो तब बाजरा की फसल में बिरलन करना आवश्यक है। जहां अधिक घने पौधे हों वहां से पौधे निकाल दें और जहां पौधे कम हो वहां पर लगा देना चाहिए। 20 से 25 दिन के अंतर से 2 बार निदाई गुड़ाई करना आवश्यक होता है। जहां पर बाजरा की फसल छिड़कवा विधि से बोई गई हो वहां 20 से 25 दिन की फसल होने पर देसी हल चलाकर गुड़ाई करें। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए एट्राजिन 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से फसल बोने से पूर्व खेत में छिड़क कर अच्छी तरह से मिला दें। आइए अब चर्चा करते हैं सिंचाई की। बाजरा की अच्छी उपज लेने हेतु बाजरा की फसल में 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। यदि बालियां निकलते समय खेत में पानी की कमी हो तो उस समय कृषक 1 सिंचाई अवश्य करें, वरना उपज में कमी हो सकती है। जहां तक बात पौध संरक्षण की है तो बाजरा की फसल में ज्यादातर कंबल कीट, ईयर हेड कैटरपिलर आदि का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम ऑयल 600 से 800 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए तथा इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु मेटासिस्टाक 25 EC 400 मिलीलीटर 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। जहां तक इसमें लगने वाली बीमारियों की बात है तो इसमें डाउनी मिल्ड्यू एवं कंडवा रोग के उपचार हेतु खेत में रोग ग्रसित पौधों को निकालकर गड्ढों में गड़ा दें तथा बुआई से पूर्व बीजों को फफूंदनाशक दवा से अवश्य उपचारित करें। अब बात आती है फसल की कटाई, गहाई एवं भंडारण की। बाजरा की फसल के भुट्टे अच्छी तरह से पक जाने पर कटाई करना चाहिए। कटाई के पश्चात फसल को एक स्थान पर एकत्रित कर उसकी कलियों को अलग कर लें। फिर थ्रेसर से गहाई कर दाने को अलग कर लें। बाजरा की फसल के दाने अच्छी तरह से सुखा लें। फिर सूखे हुए दानों को बोरों में अच्छी तरह से भरकर सुरक्षित जगह पर भंडारण कर लें। इस प्रकार किसान भाइयों बताई गई विधि द्वारा बाजरा की खेती करते हैं तो आपको प्रति इकाई क्षेत्र से बाजरा की अच्छी उपज प्राप्त होगी।
ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में किसान खेती के साथ साथ अन्य सह व्यवसायों को भी अपना रहे हैं, जिसमें ऑयस्टर मशरूम एक लाभान्वित व्यवसाय है। तो हमारे जो किसान भाइयों ने ऑयस्टर मशरूम की खेती करनी शुरू की है या लगाना चाहते हैं, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा ताकि उन्हें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। तो कौन कौन सी है ये महत्वपूर्ण बातें, इस विषय पर विस्तृत जानकारी। तो इस खुम्बी को उगाने के लिए इसकी विधि बहुत सरल है। इसके लिए आप जैसे 10 किलो भूसा ले लीजिए, एक 200 लीटर वाले ड्रम में इसको डाल दीजिए, उसमें आप 100 लीटर पानी डाल दीजिए। वो पानी डाल करके रात भर इसको भीगने दीजिए। इस पानी के साथ साथ इसमें 7.5 ग्राम बेविस्टिन, ये एक फफूंदनाशक दवा है, जिससे कि जो भूसे में फफूंद वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। और 125 मिलीलीटर फॉर्मेलिन लेते हैं और इसको पानी में डाल देते हैं, पानी में अच्छी तरह से घोल देते हैं और फिर इस घोल में भूसे को डुबोते हैं। इसके बाद इस ड्रम को, 200 लीटर वाले ड्रम को हम पॉलीथीन की थैली से अच्छे से बांध देते हैं, जिसके कारण से रात भर में जो हमारा भूसा है वो निर्जीवीकृत हो जाता है। दूसरे दिन हम इस भूसे के बोरी को निकाल लेते हैं और एक ढालू फर्श पर रख देते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद इस भूसे से पानी पूरी तरह से निथर जाता है। जब पानी निथर जाए तब हम इस भूसे को अपने हाथ में लेकर के लड्डू जैसा बनाएं, तो हम देखेंगे कि हमारी उंगलियों के कोरे से जरा सा भी पानी ना निकले, इतनी इसमें नमी रहनी चाहिए। उसके बाद इस भूसे में हम मशरूम का बीज, जिसे कि हम स्पान कहते हैं, इसका भार के हिसाब से 2 से 10% तक हम भूसे में हम इसका बीज मिलाते हैं, मशरूम का बीज मिलाते हैं। और बीज मिला करके फिर हम इसे पॉलीथीन की थैलियों में बंद कर देते हैं। यहाँ यह सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि थैली में जगह जगह हम मोटी सुई से छेद कर दें और नीचे का भाग जो है उसमें ज़्यादा बड़े बड़े छेद हों, जिससे यदि पानी संघनित हो गया हो, तो पानी इकट्ठा हो गया हो, तो वो पानी निथर जाए। इस प्रकार इस निवेशित भूसे को, अर्थात जिसमें स्पान मिला हुआ है, इस बीज को हम पॉलीथीन की थैलियों में भर करके उसका मुंह बांध करके हम अंधेरे कमरे में रख देते हैं। लगभग 15 दिनों बाद इस भूसे का ढेर जो है वो सफ़ेद रंग की फफूंद की रचना से ढक जाता है और इस समय हम इसको थैली को हम काट सकते हैं। और काट करके, जैसे कि गांव में मिट्टी के बर्तन जहाँ रखने के लिए जो छीका बनाते हैं, तो उसमें हम इस भूसे के ढेर को रख देते हैं और उसके बाद इसको हम टांग देते हैं। टांगने से हमारा तात्पर्य यह है कि किसी भी तरीके से इसको हवा में लटकते रहना है। तो इससे मुख्य फ़ायदा ये रहता है कि भूसे के ढेर के नीचे की तरफ, वहाँ से भी मशरूम उसमें आसानी से उगाता है। इस समय जो है कमरे का तापमान जो है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वातावरण में नमी 80 से 90% तक होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कमरे में रेत बिछा सकते हैं या टाट लटका सकते हैं। टाट को पूरी तरह से गीला कर दें और समय समय पर कमरे में 3-4 बार छिड़काव करें पानी का, तो जिससे हवा में नमी बनी रहती है और मशरूम जो है वो अच्छे से लगता है। तो जब हम थैली खोलते हैं उसके 3-4 दिन बाद से इस थैली के ऊपर
या जो भूसे की जो रचना है उसके ऊपर मशरूम जो है वो लगने लग जाते हैं। पहले छोटे छोटे पिन के आकार की आकृति बनती है, फिर ये धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और 3 से 4 दिन के अंदर ये पूर्ण विकसित होकर एक फलनकाय रचना बनाते हैं और जिसको कि हम खुम्बी कहते हैं। यह खुम्बी जो है ऑस्टर खुम्बी कहलाती है और इसको घुमाने के लिए हम जो खुम्बी की संरचना है उसको हम घड़ी की दिशा में और विपरीत दिशा में साथ साथ इस प्रकार से मोड़ते हैं जिससे खुम्बी का जो निचला भाग है वो भूसे के ढेर से बाहर आ जाता है। इसको काट करके हम रख लेते हैं और इस प्रकार हम एक भूसे के ढेर से लगभग 5 बार फसल प्राप्त करते हैं। पहली बार जो फसल मिलती है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिल जाता है। यदि हम 1 किलो भूसा लेते हैं तो भार के अनुसार लगभग 700 से 800 ग्राम 1 किलो भूसे से हमको खुम्बी प्राप्त हो सकती है। फिर दूसरी बार जो है 8 से 10 दिन बाद जब खुम्बी परिपक्व हो जाती है तो उस समय पहली बार से कम उपज प्राप्त होती है। इस प्रकार हम 3-4 तोड़ाई आसानी से इसमें कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमें खुम्बी को हम उगाते हैं तो इसमें कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि जब भी हम खुम्बी का काम करते हैं तो हमारे हाथ पांव साफ होने चाहिए। खुम्बी घर में कभी भी जूते चप्पल पहन करके नहीं प्रवेश करना चाहिए क्योंकि खुम्बी की गंध मक्खियों को बहुत अच्छी लगती है। इसलिए जहाँ तक हो सके मक्खियाँ यदि अंदर प्रवेश न करें तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हमें कमरे में समय समय पर फॉर्मेलिन का छिड़काव करना चाहिए। तो 2% फॉर्मेलिन का घोल बना करके हम कमरे की दीवारों पे और बाकी अन्य जगहों के ऊपर हम फॉर्मेलिन का घोल का छिड़काव कर सकते हैं। समय समय पर इसके कमरे में पानी तो हमें छिड़काव करना ही है। यह छिड़काव वाला पानी भी स्वच्छ होना चाहिए। अब बात आती है कि इस जो हमने तोड़ी हुई खुम्बी है इसको हम किस प्रकार से रखें। तो चूँकि ऑस्टर खुम्बी की शेल्फ लाइफ अर्थात इसको हम आसानी से 8 से 10 दिन तक फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। इसके लिए हम पॉलीथीन की थैलियाँ लें, उनमें जगह जगह छेद कर दें क्योंकि ये खुम्बी जीवित रहती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और यह थैली के अंदर वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस कारण से हम मशरूम को हम पॉलीथीन की थैलियों में भर करके और उसका मुंह बांध दें और बीच बीच में इसमें छेद रहे और इसको हम फ्रिज में 8 से 10 दिन तक रख सकते हैं। इस प्रकार ये खुम्बी जो है खाने के लिए तैयार हो जाती है। बरसात में भी लौकी, तोरई, करेला इत्यादि सब्जियों की मांग बनी रहती है और इसलिए जो किसान भाई इन सब्जियों की बुआई करना चाहते हैं उन्हें उन्नतशील प्रजातियों का चयन और सही तकनीक से बुआई की जानकारी होना आवश्यक है, तभी वो अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो कैसे करें सब्जियों की बुआई, जिसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आयन शुक्ला। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में कई प्रकार की सब्जियां आती हैं। ये सब्जियों का बहुत बड़ा वर्ग है। खरीफ के मौसम में कद्दू वर्गीय फसलें विशेष रूप से किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं भूमि के चयन तथा खेत की तैयारी कैसे करें। इसके लिए सामान्य पीएच वाली, जिसका पीएच मान 7 होता है, मटियार दोमट से लेकर के बलुई दोमट भूमि इसके लिए सर्वोत्तम मानी गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बरसात की मौसम में फसल को हम उगा रहे होते हैं, ऐसे में खेत में जल निकास की व्यवस्था बहुत आवश्यक होती है। सबसे पहली जुताई मिट्टी पलट हल से, जिससे उनके जो कीट तथा खरपतवार आदि होते हैं काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से 2-3 जुताई कल्टीवेटर अथवा देसी हल से करने के उपरांत हम पाटा लगा करके खेत को समतल कर लेते हैं। अब किसान भाइयों, सर्वप्रथम उन्नतशील प्रजातियां किसान भाइयों को जानना बहुत आवश्यक है। लौकी के लिए पूसा नवीन, पूसा मेघदूत, सम्राट, कल्याणपुर लंबी हरी, पूसा मंजरी, पंजाब कोमल, पूसा हाइब्रिड 2, अर्का बहार आदि कई प्रकार की प्रजातियां हैं। इनमें से किसान भाइयों जिसका बीज भी आपको बाज़ार में उपलब्ध हो, आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से कद्दू के अंतर्गत पूसा अलंकार, अर्का चंदन,
आज़ाद कद्दू वन, काशी हरित, अर्का हरित, अर्का सूर्यमुखी, पूसा विकास, पूसा विश्वास आदि कई ऐसी प्रजातियां हैं जो बाज़ार में उपलब्ध होती हैं। इसी प्रकार से तरोई के अंतर्गत पूसा चिकनी, कल्याणपुर हरी चिकनी, फूले प्रोजेटा आदि ऐसी प्रजातियां हैं, पूसा सुप्रिया, जिन्हें किसान अपने बाज़ार से प्राप्त करके इनकी बुवाई कर सकता है। इसी प्रकार से इसमें धारीदार तरोई भी इसी समय उगाई जाती है और ये जल्दी तैयार होने वाली किस्में होती हैं, जिसमें सतपुतिया, पूसा नस्दार, CO1, पंजाब नस्दार, इस प्रकार की प्रजातियां हैं जिन्हें किसान प्राप्त करके शीघ्र बुवाई कर सकता है। किसान भाइयों, सर्वप्रथम बुवाई से पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम अपने इन सभी बीजों को उपचारित करके बोएं। इसके लिए कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करते हैं। इसके बाद ही हम बुवाई के लिए प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है खाद एवं उर्वरक की। 15 से 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट खाद को प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी से पहले ही खेत में मिला देना चाहिए। इसके उपरांत में 80 किलोग्राम नत्रजन तथा फास्फेटिक उर्वरकों में 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। इसमें आधी नत्रजन की मात्रा तथा पूरी फास्फोरस और पोटास की मात्रा को खेत की तैयारी के समय ही अपने खेत में मिला देते हैं। प्रमुख रूप से बुवाई जो सर्वोत्तम समय माना जाता है बुवाई के लिए खरीफ मौसम में, वो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का समय सर्वोत्तम माना जाता है। बुवाई की विधि के अंतर्गत हम लाइनों में 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर नालियां बना लेते हैं। इसमें 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हम बीजों को रोपित करते जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम बुवाई करते हैं तो अच्छे उत्पादन की संभावना रहती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में, वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत, डरना क्या, जब प्यार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्वार गम की विश्वव्यापी मांग जिस प्रकार से बढ़ रही है और किसानों को ग्वार की उपज का जो अधिकतम मूल्य मिला है और किसानों को इससे उच्चतम आमदनी हुई है, उस दौरान ग्वार की फसल एक अधिक मायने की फसल हो गई है। पहले किसान ग्वार को छिड़काव करके बिजाई करते थे, जिसमें किसानों को उपज बहुत कम मिलती थी, पर अब वो समय आ गया है जब ग्वार की खेती को वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। इसके लिए सबसे पहले तो ग्वार की बिजाई के लिए जमीन को समतल करें, अच्छे तरीके से तैयार करें। उसके बाद में उस जमीन के अंदर गोबर की खाद उचित मात्रा में डालकर जमीन को पानी लगाकर और बत्तर आने तक जमीन का इंतजार करें। बत्तर आने के बाद में ग्वार के बीज की चयन और बीज की मात्रा अति महत्वपूर्ण है। अगर ग्वार का बीज जैसा कि
किसान 3 से 4 किलो 5 किलो तक बीज डालते हैं पहले, वैसे उस तरह से बीज नहीं डालना है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में बीज डालने पर प्रत्येक पौधे को पोषक तत्व कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उससे पौधे की बढ़वार प्रभावित होती है। इसलिए जैसे कि HG 365 का जो बीज, उसका 1.5 किलो बीज प्रति बीघा डालना है। उसके लिए कतार से कतार की दूरी 2 से 2.5 फीट की रखनी है और बीज से बीज की दूरी 9 इंच से 12 इंच की रखनी है। और जो दूसरी नई किस्में हैं, जैसे मेघराज 600 एक शाखा युक्त पौधा है। मेघराज 600 के अंदर लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट की रखनी है। मेघराज 600 का बीज केवल 700 से 800 ग्राम बीज प्रति बीघा में डालना है। अधिक मात्रा में बीज डालेंगे तो फाड़ कम आएगा। ग्वार को भी अन्य फसलों की तरह सूक्ष्म तत्वों की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी अन्य पौधों को होती है। ग्वार की बिजाई के वक्त उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाकर बिजाई करें और बिजाई के 1 महीने बाद मिट्टी के अंदर 1.25 किलो बोरोन और 5 किलो जिंक सल्फेट 10 किलो मिट्टी में मिलाकर छिड़काव करें। उसके बाद पानी लगाएं पौधे को। उससे जो फलियां हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, बीज की मात्रा बढ़ेगी। उसके बाद जब पौधे को पानी की आवश्यकता हो तो 2 से 2.5 महीने बाद 1 पानी और लगाएं। बिजाई करने के बाद में जब भी खरपतवार बीच में उगती है तो उसको हाथ से हटाना है। खरपतवारी नाशी का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि खरपतवार नाशी का प्रयोग करने से ग्वार की जड़ों में जो राइजोबिया बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ प्रभावित होती है और अंततः पौधा एक जीर्ण अवस्था में आ जाता है। बरानी क्षेत्र के अंदर भी आप इसका उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन बरानी क्षेत्र में ये ध्यान रखें कि जब आंधी चल रही हो उस वक्त बिजाई ना करें। बरसात आने के बाद में जब जमीन में मॉइस्चर हो उस टाइम इसकी बिजाई करें, उससे मिट्टी उड़ेगी भी नहीं और बीज का अंकुरण भी हो जाएगा। बरानी क्षेत्र के लिए HG 365 और मेघराज 600। एक अन्य बीज और है सिंगल स्टेम, जो कि मेघराज 25 है। उसका उगाने का तरीका ये रहेगा कि उसमें लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 9 इंच रखनी है। यह सिंगल स्टेम पौधा है जिसकी हाइट 6 से 8 फीट तक चली जाती है। एक पौधे पर 300 से 400 फलियां लगती है और 8 से 10 दाने एक फली के अंदर लगते हैं और सीड की साइज भी बहुत अच्छी है। तो मैं किसान भाइयों से ये कामना करता हूँ कि वो ग्वार की खेती के जो मैंने निर्देश बताए हैं उनका पूर्णतः पालन करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। खरीफ मौसम में प्याज की नर्सरी तैयारी पर विशेष प्रस्तुति। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें खेतीबाड़ी संबंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।